नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में बीए बीएससी बीकॉम के सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज में एक और नए टॉपिक तो हालांकि पुराना ही है, उसके सेकंड पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे राइटिंग में जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था कि तीन पार्ट इसमें कंटिन्यूअसली आएंगे, ठीक है ना। तो एक फर्स्ट पार्ट पर हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे, मतलब फर्स्ट 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक हम उसमें डिस्कस कर चुके थे ऐसे राइटिंग से संबंधित। और ऐसे राइटिंग में भी कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में ही, और उन्हीं टॉपिकों पर बेसिकली हमको चर्चा करनी है। मतलब उन्हीं टॉपिकों से संबंधित प्रश्न उत्तरों को ही हमें देखना है, अलग अलग से टॉपिक लेकर नहीं आना है, ठीक है ना। तो इसमें लगभग हम 60 से 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली इस पूरे तीनों पार्ट को मिला करके। तो एक पार्ट हो चुका है 20 क्वेश्चन का, और उसी तरह से 20 क्वेश्चन का एक आज सेकंड पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऐसे राइटिंग का जो ये पार्ट मैं आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। इससे पहले सॉरी, इससे पहले 5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, या फिर डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर के भी वहां से लिंक ले सकते हैं, या आई बटन में भी आपको सबसे पहले जो लिंक मिलती है ना, वो इसी की मिलती है। तो बहुत जगह लिंक मैंने छोड़ रखी है आप लोगों के लिए, कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं, इसकी कंप्लीट सीरीज को। आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं, पहली बार फॉलो कर रहे हैं, उनको बता दूं कि बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, बीए के ऑलमोस्ट जितने भी विषय हैं, सभी विषयों पर क्लासेस कुछ पर ली जा चुकी है, कुछ पर क्लासेस चल रही है, कुछ बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको विजिट कर सकते हैं फुल डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, और निःशुल्क रूप से बिना कोई चार्ज दिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं निःशुल्क ही। ये आपका सिलेबस है, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इन सभी पर एक भी टॉपिक हमारा नहीं छूटने वाला है। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड यूनिट ऐसे राइटिंग का चल रहा है, जिसमें पार्ट 1, 2 और 3 के रूप में हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब 3 लेक्चर आपके सेकंड यूनिट में आएंगे, उसके बाद में थर्ड यूनिट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में हम देखें कुछ कीवर्ड संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर को भी हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, टाइटल में आप देख पा रहे हैं ना, सभी यहाँ पर ऐसे का नाम लिखा हुआ है, किस किस से रिलेटेड ऐसे होगा, जैसे टेररिज्म पर है ना, कोविड-19 पर, इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड पर, ठीक है, और रोल ऑफ वुमन इन द न्यू इरा, क्लियर है, ग्लोबल वर्ल्ड। तो इन सब पर जो है आपसे निबंध से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं, और पूछे जाते हैं बेसिकली। तो उन्हीं से संबंधित हमें क्वेश्चन आंसर यहाँ डिस्कस करना है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन? रेफर्स टू, ग्लोबलाइजेशन क्या है? मतलब वैश्वीकरण, हिंदी में इसको कहेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। एक एक ऑप्शन को पढ़कर के मैं उसका अर्थ भी समझाते हुए चलता हूं आपको, ताकि आप इसको राइट आंसर टिक मार पाए। अब यहां पर जो एक कंफ्यूजन रहती है आप लोगों के दिमाग में, कई स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर इंग्लिश बिल्कुल भी ना आए तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आपको करना पड़ेगा तो इंग्लिश आती है या नहीं आती है कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा, ज्यादा मैटर नहीं करेगा। आप इजीली अपने राइट ऑप्शन को चूज कर पाओगे, एग्जाम में टिक लगा पाओगे। कैसे? देखिए, ये मैं यहां पर आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं पूरी ईमानदारी से, और देखिए दे भी रहा हूं, क्वेश्चन भी समझा रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शनों को भी मैं यहां पर आपके लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों में कर रहा हूं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके, कोई डाउट आपको ना रहे। लेकिन इसके अलावा भी एक काम आपको और करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि आपके पास जो बुक है, उस बुक में आपको ये 5 और 6 जो भी आपके ऐसे हैं, उन ऐसे को एक बार आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझते हुए पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में दिया गया है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना पड़ेगा आपको, लेकिन समझना आवश्यक है, कंपलसरी है। और जब आप इसको पढ़ते ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में जब पढ़ोगे ना, तो भले ही आपको इंग्लिश ना आती हो, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको याद हो जाते हैं, याद रह जाते हैं। और जो वर्ड आपको याद रह जाते हैं ना, वही वर्ड एग्जाम में आपको राइट ऑप्शन टिक लगाने में मदद करते हैं आपकी, ठीक है ना। इसलिए आवश्यक है डिटेल में पढ़ना।
अभी तक नहीं पढ़ा है, समय नहीं है, वो एक अलग बात है। तो इस एमसीक्यू जो मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूं, इसी से आपका काम चल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन पूरी ईमानदारी से सेशन को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा करें। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है। पहला ऑप्शन बोलता है द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग कंट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल इंटरेक्शंस। अंतरराष्ट्रीय बातचीत से या अंतरराष्ट्रीय संबंधों से देशों को अलग रखना, एक दूसरे देशों को अलग रखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना ही ग्लोबलाइजेशन है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न क्या बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ऑप्शन ए उसका जवाब देता है, कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों से एक दूसरे देशों को अलग रखना ही वैश्वीकरण है। क्या यह सही है? या फिर ऑप्शन बी कहता है द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज थ्रू ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड कल्चर एक्सचेंज। व्यापार, कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि संचार है ना, व्यापार, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से, व्यापार, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे देशों को समझना और एक दूसरे देश पर निर्भरता बनाए रखना या उसको बढ़ावा देना, यही ग्लोबलाइजेशन है। ऑप्शन बी का कहना है। ऑप्शन सी को भी देख लीजिए, द डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री ओवर अदर इन ग्लोबल अफेयर, किसी एक देश का अन्य देशों पर प्रभुत्व जमाना। या फिर ऑप्शन डी कहता है कि क्रिएशन ऑफ द बैरियर्स टू रेस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेवल एंड माइग्रेशन, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और जो प्रवासन होता है उसको रोकना ही ग्लोबलाइजेशन है। तो अब यहां पर देखिए, पॉइंट ए जो कहता था, पॉइंट ए ने कहा कि एक दूसरे देशों को अलग रखना ही ग्लोबलाइजेशन है, तो ये तो गलत हो जाएगा, वैश्वीकरण इसको नहीं कहेंगे। ऑप्शन सी कहता है कि जब कोई एक देश दूसरे देशों पर डोमिनेंस मतलब किसी दूसरे देशों को डोमिनेंस बना लेता है, उस पर अधिकार जमा लेता है, जैसे कि इंग्लैंड ने भारत पर जमा रखा था, तो क्या उसको ग्लोबलाइजेशन कहेंगे? तो उसे भी नहीं कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा है ना, यात्रा करते हैं ना, तो उस यात्रा को रोकना, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है ना, उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करना, माइग्रेशन होता है, लोग एक देश से छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं, उसको रोकना ही ग्लोबलाइजेशन है। तो नहीं, ये गलत होगा। बल्कि ऑप्शन बी जो कहता है, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज, एक दूसरे देशों की निर्भरता, एक दूसरे देशों की जो निर्भरता है, परस्पर निर्भरता है ना, आत्मनिर्भरता नहीं, परस्पर निर्भरता, ठीक है, कि कुछ काम हम आपके आएंगे, आप भी कुछ हमारे काम आइए, इसी को बोलते हैं परस्पर निर्भरता। तो इसको बढ़ावा देना, लेकिन परस्पर निर्भरता किसके माध्यम से, किसके द्वारा? तो व्यापार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या कल्चर के क्षेत्र में, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में, इसमें परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देना ही ग्लोबलाइजेशन है। एग्जैक्टली इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हर कोई समझ सकता है। कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से पूछा गया है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण इनमें से कौन सी संस्था है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण इनमें से कौन सी संस्था है। अब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि यार वो संस्था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी, है ना, जो सभी देशों के वाद विवादों को समझेगी या सभी देशों की पॉलिसीज को लेकर के काम करेगी, उसको हम अंतरराष्ट्रीय संस्था कहेंगे। और वही अंतरराष्ट्रीय संस्था तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ऐसा कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं जिसने यूएन के बारे में नहीं सुना हो या थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा हो। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। चलिए, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन कौन सी है? संभवतः 90% स्टूडेंट जानते हैं, मैं 10% को हटा भी दूं तो 90% तो इसके बारे में भी जानते हैं कि ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है ना। यूरोपीय देशों की एक यूनियन बनी हुई है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, जिसमें संपूर्ण विश्व के देश इसमें शामिल हो चुके हैं लगभग।
ठीक है। उसी तरह से पूरे यूरोप में जितने देश हैं उन यूरोप के सभी देशों ने मिलकर के एक यूनियन का निर्माण किया जिसे यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश है ना, फ्रांस, इंग्लैंड, ये जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब उसी यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। इसके अलावा एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब तीनों क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है और ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का ही उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा क्योंकि तीनों ही ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल सिटीजनशिप रेफर्स टू। तो ग्लोबल सिटीजनशिप, वैश्विक नागरिकता का मतलब क्या है? प्रश्न कहता है, ऑप्शन ए को देखिए, होल्डिंग सिटीजनशिप इन मल्टीपल कंट्रीज साइमल्टेनियसली। ऑप्शन ए कहता है कि मल्टीपल कंट्रीज की सदस्यता ले लेना एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक से अधिक देशों की सदस्यता ले लेना ही ग्लोबल सिटीजनशिप है या वैश्विक नागरिकता कहलाती है। या फिर ऑप्शन बी कहता है एडवोकेटिंग फॉर द नेशनलिस्टिक्स पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज। राष्ट्र की पॉलिसी, राष्ट्रवादी नीतियां, पॉलिसीज मतलब नीतियां होती ना, राष्ट्रवादी नीतियां, और प्रायोरिटीज मतलब कि महत्व। तो किसी राष्ट्र को महत्व दिलाने के लिए या किसी राष्ट्र की पॉलिसी के लिए वकालत करना, क्या यही ग्लोबल सिटीजनशिप है? या फिर ऑप्शन सी कहता है रिकॉग्नाइजिंग वंस इंटरकनेक्टेडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ मेंबर ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। वैश्विक समुदाय के सदस्य होने के नाते, देखिए ऑप्शन सी क्या कहता है, बहुत अच्छी बात बोलता है कि वैश्विक ग्लोबल कम्युनिटी मतलब वैश्विक समुदाय का सदस्य होने के नाते जवाबदारी याद रखना, जवाबदेह होना किसके लिए? ग्लोबल के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए जवाबदेह होना, जिम्मेदार होना ही क्या है? ग्लोबल सिटीजनशिप है। एग्जैक्टली यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या बोलता है? रिजेक्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो भैया ऑप्शन डी जो बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विच्छेद कर देना, रिजेक्ट कर देना, रोकना उनको, तो ये रोकना तो कहीं से कहीं तक नागरिकता का जो है रूल में कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन सी ही कहता है कि ग्लोबल कम्युनिटी का सदस्य होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी होना किसी व्यक्ति में, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और एक दूसरे पर निर्भर होना, निर्भरता बनाए रखना और इस निर्भरता को याद रखना, यही एक अच्छे ग्लोबल सिटीजनशिप की पहचान हो सकती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO बोलते हैं, इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो WTO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके लिए जिम्मेदार है, किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? अगर आसान शब्दों में इस प्रश्न को समझे तो प्रश्न का सिंपल सा पूछना ये है कि जो WTO है इसका काम क्या है, किस क्षेत्र में ये काम करता है? तो आइए, ऑप्शन ए कहता है फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। चलिए इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी क्या कहता है? प्रमोटिंग सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी विद इन इंडिविजुअल कंट्रीज। इंडिविजुअल, प्रत्येक राष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना। क्या प्रत्येक राष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना WTO का काम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है? तो इसको आप कट मारोगे, क्यों मारोगे मैं अभी बताने वाला हूं। ऑप्शन सी को देखिए, कंट्रोलिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब पूरे विश्व के जितने भी देश है जो इसके सदस्य हैं WTO के, उन सभी सदस्यों के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करना। क्या ये भी करेक्ट होगा? नहीं होगा। तीसरा है रेगुलेटिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये गलत क्यों हुआ? तो यार देखिए, WTO को ढंग से पढ़िए एक बार, तो इसमें एक शब्द आता है ट्रेड। क्या आता है? ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो यहां पर व्यापार शब्द आ रहा है इसके नाम में ही, मतलब ये कि ये जो WTO है ना, ये व्यापार मतलब ट्रेड से रिलेटेड काम ही करेगा।
तो ऑप्शन बी कहता था इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में बात करता है। ऑप्शन सी भी इकोनॉमी की ही बात कर रहा था फाइनेंशियल सिस्टम में, और ऑप्शन डी जो है इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, जो इसका काम है ही नहीं। तो ये तीनों अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा इसीलिए करेक्ट हो रहा है क्योंकि ऑप्शन ए को देखिए, वो कहता है कि फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिजॉल्विंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उस व्यापार से संबंधित जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उनको सुलझाना इसका काम है। एकदम सही है, ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है ना। वो प्रश्नों को भी देखिए दोस्तों, 20 नंबर पर हमने वहां कंप्लीट करा था ना, तो आगे से हमने इसको स्टार्ट किया, 1 2 3 से स्टार्ट नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, क्योंकि ये एक ही यूनिट है और एक ही यूनिट होने के साथ साथ टॉपिक भी एक ही है, इसलिए हम पूरे क्रम से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 या फिर 70 तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब एमएनसीज, क्या बोलते हैं एमएनसीज को? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ना, ये क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है कंपनीज, ये वो कंपनी है दैट ऑपरेट ओनली विद इन अ सिंगल कंट्री। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब एमएनसीज जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार की कंपनी है? ऑप्शन ए कहता है कि ये वो कंपनियां हैं जो किसी एक देश में संचालित होती है, ऑपरेट होती है। ऑप्शन बी कहता है कंपनी दैट हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज, तो यार देखिए, जो भी एमएनसीज होती है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होती है, ये किसी एक देश तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इनकी ब्रांचेस कई देशों में फैली हुई होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं ये लोग, एमएनसीज कंपनी वाले। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक। ठीक है, ये वो कंपनियां होती है जो ग्लोबल प्रेजेंस मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट होती है और एक से ज्यादा कंपनियों में कई देशों में ये संचालित होती है, ऑपरेट होती है। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, कंपनीज दैट एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन डोमेस्टिक मार्केट, तो यार डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करने की बोल रहा है, ये तो कर भी सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिवली फोकस की उसने बात की है, तो ये तो जरूरी नहीं है इतना। ऑप्शन डी कहता है कंपनीज दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ये वो कंपनियां होती है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित नहीं होती है। तो क्या सही होगा? कंपनी किस लिए बन के आई है? अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां होती है ना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट इज सोशल सर्विस? व्हाट इज सोशल सर्विस? समाज सेवा क्या है? समाज सेवा क्या है? आजकल हर भारतीय के, एक व्यक्ति को छोड़ दो तो हर दूसरे व्यक्ति के मुंह से यही मिल जाएगा सुनने को कि मैं समाज सेवा करता हूं, है ना। आज समाज सेवा का अर्थ भी समझोगे आप लोग और वास्तविक अर्थ समझोगे, उसका उद्देश्य भी समझोगे। आज पूरे इसके बाद में जितने क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं ना, वो सोशल सर्विस पर ही बात करेंगे, समाज सेवा पर ही चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सोशल सर्विस एक्चुअल में होती क्या है, जिसे हम समाज सेवा कहते हैं। पहला ऑप्शन है एक्टिविटीज दैट बेनिफिट इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के लाभ की प्रक्रिया है, ये व्यक्ति के लाभ की प्रक्रिया है, इंडिविजुअल की लाभ की प्रक्रिया है। या फिर ऑप्शन बी कहता है एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी एट लार्ज, इस एक्टिविटी से, समाज सेवा से संपूर्ण समाज को एक बड़ा अच्छा लाभ होता है। ऑप्शन सी कहता है एक्टिविटीज दैट बेनिफिट द गवर्नमेंट, इस प्रकार की एक्टिविटी से मतलब सोशल सर्विस से सरकार को फायदा होता है। या फिर ऑप्शन डी कहता है एक्टिविटीज दैट बेनिफिट बिजनेस, क्या व्यापार को फायदा होता है। तो सोशल सर्विस सही मायने में वो होती है जिसमें जो कर रहा है ना उसको कोई फायदा नहीं हो, उसको कोई फायदा ना हो, ना ही सरकार का डायरेक्टली कोई फायदा हो और ना ही कोई व्यापार के साथ उसको जोड़कर चलाया जाए ताकि व्यापार को फायदा हो, ऐसा भी जरूर नहीं है। सोशल सर्विस का एक ही मेन मोटिव होता है सोसाइटी का फायदा करवाना, समाज का फायदा करवाना। तो यहां पर जो बेनिफिट है वो सोसाइटी का होना चाहिए। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई इज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन सोशल सर्विस इंपॉर्टेंट? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि छात्रों का समाज सेवा में इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है। स्टूडेंटों का समाज सेवा में, सोशल सर्विस में इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है?
ऑप्शन ए कहता है कि इसलिए जरूरी है क्योंकि इट प्रमोट पर्सनल ग्रोथ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि इससे इससे जो है उसके व्यक्तित्व और चरित्र में निखार आता है। ऑप्शन बी कहता है इट हेल्प्स स्टूडेंट अर्न मनी, पैसा कमाने में ये मदद करता है स्टूडेंट की। या ऑप्शन सी कहता है इट बूस्ट्स एकेडमिक ग्रेड, आपके एकेडमिक ग्रेड परसेंटेज में फायदा पहुंचाता है समाज सेवा। या फिर ऑप्शन डी कहता है सोशल स्टेटस में फायदा होता है, इनहेंस होता है सोशल स्टेटस। कौन सा जरूरी बताइए, सही कौन सा होगा? तो अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट भी है, जी हाँ करेक्ट है, ऑप्शन ए सही है। ये लीजिए आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज सेवा से उस छात्र के व्यक्तित्व में और चरित्र में जो है निखार आता है ना, उसको व्यक्तित्व को आगे बढ़ने के लिए प्रमोशन मिलता है, प्रमोट होता है वो, इसलिए ऑप्शन ए सही है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए, अगर सही पृष्ठभूमि पर उतर करके देखा जाए तो वर्तमान में जिस प्रकार की समाज सेवा चल रही है ना, उस समाज सेवा में इस पहले वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन विद्यमान पाए जाते हैं। समाज सेवा आज कुछ कंपनियों को और कुछ व्यक्तियों को हम छोड़ दें तो कह रहा हूं मैं, सभी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां अधिकतम जो समाज सेवा के नाम पर जो ढिंडोरा पीटा जाता है, जिस प्रकार के काम चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं ना, उसका मेन मोटिव ही होता है पहला ऑप्शन पैसा कमाना, दूसरा ऑप्शन जैसे यहां पर एकेडमिक ग्रेड के लिए कर रहे थे वो एकेडमिक ग्रेड के लिए, तो यहां पर भी उनमें कंपटीशन लगा होता है रियल लाइफ में भी कि कौन किससे ज्यादा कमाएगा, ठीक है, तो उस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाते हैं। और ऑप्शन डी के अनुसार सोशल स्टेटस, जैसा कि प्रचार करते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, इस बड़े स्तर पर आकर के कर रहे हैं, है ना, तो दिखावा ज्यादा, समाज सेवा नहीं, बल्कि उसके पीछे का मोटिव अर्न मनी। जबकि होना क्या चाहिए था, जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, इन्वॉल्व होते हैं छात्र जीवन के अंतर्गत ही, पढ़ाई खत्म होने के बाद नहीं, छात्र जीवन चलते समय जो लोग सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, वास्तविक रूप से उनमें एक अलग ही ग्रोथ देखी जाती है, उनके मस्तिष्क का विस्तार देखा जा सकता है, उन्हें उस संपूर्ण समाज की पहचान, उनके छात्र जीवन में ही उनको समाज की पहचान हो जाती है ना, तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको मिलता है, और इसी नॉलेज के कारण ही उनके चरित्र का निर्माण भी होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सोशल सर्विस में स्टूडेंट का इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट स्किल्स कैन स्टूडेंट डेवलप थ्रू द सोशल सर्विस? समाज सेवा की सहायता से छात्र किस तरह की योग्यता, किस तरह की स्किल्स को अचीव कर सकता है, डेवलप कर सकता है? ऑप्शन ए कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट समाज सेवा करता है, सोशल सर्विस करता है, तो उसके द्वारा वह स्टूडेंट अपने टीम वर्क, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो स्किल्स होती है उसे वो डेवलप कर सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोलता है राइटिंग, रीडिंग और मैथमेटिक जो स्किल्स होती है उसको इंप्रूव कर सकता है। ऑप्शन सी बोलता है, ध्यान सुनते चलिएगा, ड्राइंग, पेंटिंग और म्यूजिक वाली स्किल्स को डेवलप कर सकता है। ऑप्शन डी कहता है कुकिंग को, गार्डनिंग को या फोटोग्राफी वाली स्किल्स को प्रमोट कर जो है डेवलप कर सकता है। कौन सा सही होगा दोस्तों? तो यहां पर समाज सेवा से उसे राइटिंग, रीडिंग का नॉलेज नहीं होगा, समाज सेवा से उसे पेंटिंग, म्यूजिक या ड्राइंग का नॉलेज नहीं होगा, इसमें कोई विशेष हेल्प नहीं मिलेगी, कुकिंग वगैरह इन सब से दूर रहेगा, बल्कि जो वास्तविक लाभ होता है स्टूडेंट को समाज सेवा में शामिल होने से वो होता है कि उसमें एक टीम वर्क की, टीम के साथ मिलकर के काम करने की भावना उसके अंदर आ जाती है, लीडरशिप की भावना उसके अंदर आ जाती है, और उस क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं होती है उन समस्याओं का समाधान खोजने की जो स्किल्स होती है, क्वालिटी होती है, वो भी उसके अंदर आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि टीम वर्क, लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती है उसे एक स्टूडेंट सोशल सर्विस के माध्यम से अपने अंदर डेवलप कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सोशल सर्विस कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट सोशल अवेयरनेस? सामाजिक जागरूकता की बात इसमें कही गई है। वो कहा गया है कि सामाजिक जागरूकता किसी छात्र के लिए ऐसे समझिए कि जो समाज सेवा है, समाज सेवा स्टूडेंट को कैसे समाज के जो अवेयरनेस है ना, सामाजिक अवेयरनेस है, उसके बारे में कैसे
स्टूडेंट को सचेत करती है या बताती है, कैसे हेल्प करती है, ठीक है, कैसे योगदान देती है, ये समझ लीजिए। तो ऑप्शन ए कहता है बाय एक्सपोजिंग देम टू डाइवर्स सोशल इश्यूज, तो सामाजिक समस्याओं को उसके सामने रखकर। प्रश्न को समझ गए ना, फिर से रिपीट करता हूं, देखिए प्रश्न कह रहा है कि सोशल सर्विस जो है, समाज सेवा जो है, वह स्टूडेंट को समाज की समस्याओं से, समाज से अवेयर रहने के लिए कैसे मदद करती है समाज सेवा। तो पहला ऑप्शन कहता है कि यह समाज की समस्याओं को उस स्टूडेंट के सामने रख देती है, जिससे स्टूडेंट अवेयर हो जाता है समाज की समस्याओं से। ऑप्शन बी कहता है बाय इंक्रीजिंग देयर सोशल मीडिया फॉलोइंग, सोशल मीडिया के फॉलोअर बढ़ जाते हैं इससे, और बढ़ने से वो अवेयर हो जाता है। ऑप्शन सी कहता है इनहेंसिंग देयर फैशन सेंस, फैशन का सेंस बढ़ जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं इसका। इंप्रूविंग देयर एथलेटिक एबिलिटीज, एथलेटिक योग्यता बढ़ जाती है। तो तीनों ही धड़ाधड़ तरह से कट जाएंगे, किसी काम के नहीं तीनों। ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब स्टूडेंट समाज सेवा करने उतरता है तो वो उस समाज के वास्तविक रूप को देख पाता है और समाज की समस्याओं को लेकर के वो अवेयर हो जाता है, उसमें जागरूकता आ जाती है। और जब वो समाज के प्रति जागरूक हो जाता है तो उससे क्या होगा कि जब समाज सेवा करने वो जाएगा तो उसके सामने समाज से संबंधित कई प्रकार के इश्यू या सामाजिक मुद्दे उसके सामने आएंगे और उन मुद्दों के कारण वह और ज्यादा अवेयर होता चला जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए यहां पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट वैल्यूज कैन स्टूडेंट डेवलप थ्रू द सोशल सर्विस। व्हाट वैल्यूज, तो एक छात्र अपने कौन से मूल्यों को डेवलप कर सकता है समाज सेवा के माध्यम से। ऑप्शन ए कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या एम्पैथी वाले को, जवाबदारी वाले जो उसके स्किल्स है ना, या कहें कि जो वैल्यूज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा ग्रेड एंड सेल्फिशनेस, लेजीनेस एंड अपैथी, एरोगेंस एंड इंडिफरेंस। तो ये सब तीनों जो दिख रहे हैं आपको, ये सब नकारात्मक है। ठीक है ना, लेजीनेस भी नहीं होगा, सेल्फिशनेस भी नहीं होगा, इनडिफरेंस भी नहीं होगा, बल्कि जो स्टूडेंट सोशल सर्विस करेगा, सोशल सर्विस करने के माध्यम से वह अपने जो मूल्य है कौन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के भी प्रति हो सकती है, ये भी याद रखें। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले या कहें कि उदारता वाले जो उसके मूल्य है उनको डेवलप कर सकता है, जवाबदारी और उदारता वाले जो मूल्य है उनको डेवलप कर सकता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है व्हाट डज सोशल सर्विस टीच स्टूडेंट अबाउट सोशल चैलेंजेस। तो जो समाज सेवा है वो स्टूडेंट को सामाजिक चुनौतियां हैं उनके बारे में कैसे सिखाती है, सामाजिक चुनौतियों से कैसे अवगत करवाती है समाज सेवा स्टूडेंट को। तो ऑप्शन ए कहता है इट टीच देम टू इग्नोर सोशल चैलेंजेस, सामाजिक चुनौतियों को इग्नोर करना सिखाती है। क्या ये सही होगा? नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है इट टीच देम बी इनडिफरेंट टू सोशल चैलेंजेस, बी इनडिफरेंट, तो सामाजिक चुनौतियों से चिंतित रहना, उदासीन रहना। या ऑप्शन सी कहता है इट टीचेस देम टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस सोशल चेंजेस। तो ये बिल्कुल सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। सोशल जो सामाजिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां स्टूडेंट को समाज की समस्याओं को समझने के लिए मजबूर कर देती है, या उस समाज की समस्याओं को समझने के योग्य बना देती है ना। ऑप्शन सी कहता है। ऑप्शन डी कहता है इट टीचेस देम टू वर्सन सोशल चेंजेस। तो सामाजिक समस्याएं जो है ये बेबुनियादी है, बिना मतलब की है, तो डी का तो कोई यहां महत्व ही नहीं है। तो यहां पर हमारे जो राइट जा रहा है दोस्तों, देखिए ए भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इग्नोर करने की बात कहता है, सामाजिक चुनौतियों को इग्नोर करने की बात कहता है, मतलब सामाजिक चुनौतियों से तीर दिखाकर भाग जाने की बात करता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है
उदासीन रहने का कहता है, उदासीन तटस्थ रहने का कहता है। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी तो गलत है ही, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कहता है कि यह जो है समाज सेवा जो है हमें सामाजिक चुनौतियों के बारे में समझाती है ना, उनके बारे में अवगत करवाती है, जिससे हम उस सामाजिक मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ डज सोशल सर्विस कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजनशिप। समाज सेवा, सोशल सर्विस किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार है या किस प्रकार से योगदान देती है। ऑप्शन ए कहता है बाय प्रमोटिंग एक्टिव एंगेजमेंट इन सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों के साथ में जुड़ाव को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ऑप्शन बी कहता है बाय इनकरेजिंग अवॉइडेंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याओं को अवॉइड कर देना, है ना, नजरअंदाज कर देना। ऑप्शन सी कहता है बाय फोस्टरिंग इंडिफरेंस टुवर्ड सोशल नीड्स, तो समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनसे उदासीन रहना या उनके लिए चिंतित रहना, या बाय सपोर्टिंग करप्शन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, तो क्या करप्शन को बढ़ावा देना, क्या ये एक नागरिक की जिम्मेदार नागरिक की पहचान हो सकती है? तो नहीं, यहाँ ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समाज सेवा जो है, समाज सेवा किसी भी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनने में योगदान देती है। कैसे देती है? क्योंकि यह जो है, ये समाज सेवा जो है किसी भी व्यक्ति को प्रमोट करती है। किसके लिए प्रमोट करती है? सामाजिक मुद्दों से जुड़ाव के लिए, सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ सोशल सर्विस एक्टिविस्ट फॉर स्टूडेंट, एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट। तो कुछ एग्जांपल दीजिए, जिसके माध्यम से एक छात्र जो है सोशल सर्विस करता है। ऑप्शन ए कहता है वॉलेंट्री एट लोकल एनजीओ, किसी भी लोकल एनजीओ में वॉलेंट्री के रूप में काम करना। ऑप्शन बी कहता है ऑर्गेनाइजिंग चैरिटी ड्राइव्स, चैरिटी चंदा उगाना, ठीक है ना, चैरिटी ड्राइव करना। ऑप्शन सी कहता है पार्टिसिपेटिंग इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, तो पर्यावरण संबंधी जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। तो ये तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही एग्जाम्पल है। इन तीनों के ही माध्यम से एक स्टूडेंट जो है समाज सेवा कर सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? अगला प्रश्न है, हाउ डज सोशल सर्विस सप्लीमेंट स्टूडेंट एकेडमिक लर्निंग। यहां पर कहा जा रहा है कि जो समाज सेवा है वो स्टूडेंट की उसके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में कैसे मदद करती है, कैसे मदद करती है। तो देखिए, ऑप्शन ए कहता है बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल सतही एक्सपीरियंस देकर, सतही अनुभव देकर के, तो वास्तविक जो अनुभव है फील्ड का, है ना, उस अनुभव को प्रदान करके। या फिर ऑप्शन बी कहता है इनकरेजिंग एक्सेसिव फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान को फोकस करवा करके। या फिर बाय डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ एकेडमिक एजुकेशन, शैक्षणिक जो शिक्षा है उसको डिमिनिश करके, समाप्त करके, कम करके, या उसकी आलोचना करवा करके। या फिर ऑप्शन डी कहता है बाय डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अटेंडिंग क्लास, छात्रों को क्लास अटेंड करने से रोक करके। तो ये तो नहीं होगा। एग्जैक्टली समाज सेवा किसी स्टूडेंट की उसकी एकेडमिक लर्निंग में जो हेल्प करती है ना, वो कैसे करती है? उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दे करके। क्यों देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसको पुस्तकों से मिल जाएगा, मतलब उसको स्कूल कॉलेज की क्लास में मिल जाएगा, क्लासरूम में उसको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा एक टीचर के माध्यम से, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए वो जब समाज सेवा करता है, जब सामाजिक फील्ड में जाता है, तो वहां पर जो है ये समाज सेवा उस स्टूडेंट की प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उसको अचीव करने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन सोशल सर्विस। समाज सेवा में इन्वॉल्व होने पर स्टूडेंट के चरित्र पर क्या लंबा प्रभाव पड़ता है, लंबे दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए कहता है बिल्डिंग कंपनसेट एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी,
बिल्डिंग अ कंपैशनेट एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। ऑप्शन बी, जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर बिजनेस, या फोस्टरिंग कंपटीशन अमोंग द स्टूडेंट्स, या ऑप्शन डी, इनकरेजिंग सोशल इनइक्वालिटी। यहां पर भी हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जब कोई स्टूडेंट समाज सेवा के इस फील्ड में इन्वॉल्व होता है तो उसके चरित्र पर लॉन्ग टर्म के लिए एक विशेष प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? वह उस समाज के प्रति हमेशा के लिए ना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, एक अच्छे नागरिक के रूप में बनकर के निखरता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो तो अपनी क्लासरूम से वो ले लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उसे समाज सेवा के दौरान सामाजिक मुद्दों को डिस्कस करने पर ही मिल पाएगा। तो जब उसके पास दोनों प्रकार का नॉलेज होगा, तो ये समझिए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जब दोनों प्रकार का नॉलेज होता है तो वह सामाजिक जो इश्यू होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, समाज के मुद्दे, उनको बेहतर तरीके से समझ पाता है। उनको समझने के साथ ही साथ में समाज से संबंधित जितने डिस्प्यूट होते हैं उन विवादों का भी समाधान खोजने में वो सफल होता है। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा वो सोसाइटी के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो इंपैक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कंसर्न एसोसिएट विद द यूज ऑफ सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए क्वेश्चन, सभी के लिए क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करता हूं, क्या कह रहा है कि मुख्य चिंता क्या है, मुख्य चिंता क्या है एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते समय सेलफोन जो यूज करते हैं उनके लिए मुख्य चिंता क्या है, मुख्य दुविधा वाला विषय क्या है? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड फ्यूल कंजम्पशन, डीजल पेट्रोल को वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता है। या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता है। या फिर कंप्रोमाइज रोड सेफ्टी, कि वो अपनी सेफ्टी से समझौता कर रहे हैं, अपने रोड की जो सुरक्षा नियम है उनसे समझौता कर रहा है। या एक्सक्लूसिव स्पीडिंग, तीव्र रफ्तार, क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? तो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने पर, ठीक है, वो कंजम्पशन कर रहा है, वो सब अलग बात है, पोल्यूशन फैला रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है ना? ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इसी से संबंधित है अगला प्रश्न भी। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ यूजिंग सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग ऑन ड्राइवर अटेंशन। जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते वक्त, गाड़ी ड्राइव करते वक्त मोबाइल का यूज करता है, सेलफोन का यूज करता है, तो उसके अटेंशन पर, ड्राइवर की अटेंशन पर, मतलब उसके ध्यान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन समझ गए ना? मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल भी यूज कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, उस समय गाड़ी चलाने वाले के का जो ध्यान है, उस ध्यान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कहता है इंक्रीज फोकस, है ना, फोकस बढ़ जाएगा उसका। या फिर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, ठीक है, अटेंशन मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा उसका, फोकस बढ़ जाएगा। या इंप्रूव रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया देने का समय बढ़ जाएगा। आगे से कोई गाड़ी आई, सेलफोन पे ऐसे करके बात कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, आगे से कोई गाड़ी आई, तो बताइए कोई टाइम बढ़ेगा उसका रिएक्शन देने का, प्रतिक्रिया देने का, है ना? समझ सकते हो खाली आप लोग। ऑप्शन सी है डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द रोड, चिंताजनक विषय। ऑप्शन डी इनहैंस सिचुएशनल अवेयरनेस, इनहैंस, ये सब बकवास है। तो क्या होगा? सेलफोन चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त सेलफोन का यूज करने से ध्यान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका ध्यान भटक जाएगा रोड से। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डज टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग अफेक्ट लाइक्लीहुड ऑफ अ क्रैश। लाइक्लीहुड ऑफ अ क्रैश इसका मतलब होता है दुर्घटना की संभावना। लाइक्लीहुड ऑफ अ क्रैश का मतलब होता है दुर्घटना की संभावना है।
पूछा ही जा रहा है, अभी तक आप बात कर रहे थे, अब आपने बोला कि नहीं नहीं वो सर ने क्लास में मना करा था, बात नहीं करता गाड़ी चलाते वक्त। एक काम करता हूँ, गाड़ी चलाते वक्त टेक्स्ट कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, है ना, तो उसको भी नहीं बख्शेंगे यहाँ पर, उसको भी लेकर के आ गए हैं। गाड़ी चलाते वक्त मैसेज करना, इससे दुर्घटना की संभावनाएं या दुर्घटना की संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है मैसेज करने से गाड़ी चलाते वक्त, ना ऐसे नहीं, गाड़ी चलाते वक्त। डिक्रीज द रिस्क ऑफ अ क्रैश, दुर्घटना की जो रिस्क है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है मैसेज करने से, होती है क्या। ऑप्शन बी बोलता है हैज नो इंपैक्ट, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता दुर्घटना पर। ऑप्शन सी कहता है इंक्रीज, क्रैश होने की जो संभावनाएं हैं, लाइकलीहुड इंप्रूव हो जाता, इंक्रीज हो जाती है, मतलब दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऑप्शन डी कहता है एलिमिनेट, मतलब दुर्घटना की जो रिस्क है वो खत्म हो जाती है। तो आप सभी समझदार हैं, क्या होगा, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है ना, रिस्क बढ़ जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैनिंग सेल फोन यूज वाइल ड्राइविंग, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन मानता कोई नहीं इसको। चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने खोल के रख दिया है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, सिंपल सा कह रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन को यूज करने को बैन करने के पीछे, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ना, आजकल आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का यूज कीजिए, और आगे कोई ट्रैफिक हवलदार भी खड़ा होगा ना तो वो भी फट से चालान डायरी निकालेगा और चालान ठोक देगा, आपसे भी ना बात करे, है ना, चालान फट देगा आपके लिए। तो क्यों, क्योंकि इसको बैन कर दिया गया है, गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल फोन का यूज नहीं कर सकते, इसे बैन किया गया है। तो इस बैन करने के पीछे उद्देश्य क्या था सरकार का, सुनिए। ऑप्शन ए कहता है टू लिमिट कम्युनिकेशन ऑप्शन, संचार के जो ऑप्शन थे उनको सीमित करने के लिए, बताइए क्या सीमित करने के लिए बैन करा, या फिर ऑप्शन बी कहता है टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज करने का कोई मौका छोड़ती नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से हो सकता है हिडन प्लान हो, है ना, प्लान बी सी डी हो रेवेन्यू जनरेट करने का, लेकिन एक वास्तविक मतलब कुछ और ही है इसको बैन करने के पीछे। जो वास्तविक कारण है वो वास्तविक कारण है दोस्तों आपकी सेफ्टी को बढ़ाना। क्या है, सेफ्टी को बढ़ाना। तो टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द रोड, सड़क पर आपकी सेफ्टी को बढ़ाना ही मोबाइल फोन को बैन करना सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा है। इसलिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है टू रेस्ट्रिक्ट पर्सनल फ्रीडम, अरे नहीं यार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कैसे हनन होगा यहाँ पर, नहीं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द बैन ऑन सेल फोन यूज व्हाइल ड्राइविंग सेंड। तो मोबाइल फोन को बैन करने से, सरकार ने जब मोबाइल फोन को बैन किया तो उससे किस प्रकार का संदेश मिलता है, मतलब किस प्रकार का मैसेज हमें मिलता है, क्या सीख मिलती है यार, है ना। इस पार्ट से आप क्या सीखे, किस पार्ट से, मोबाइल को बैन करने वाले पार्ट से। चलिए, इट इनकरेज मल्टीटास्किंग व्हाइल ड्राइविंग, है ना, इससे मैसेज मिलता है हमें, इससे मैसेज मिलता है हमको। ऑप्शन ए कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऑप्शन ए कहता है कि इससे हमें यह मैसेज मिलता है कि ड्राइविंग करते वक्त मल्टीटास्क करें हम, मल्टीटास्क करने के लिए हमको इंकरेज करता है, गाड़ी भी चलाए मोबाइल भी, ठीक है ना, और कई प्रकार के कार्य गाड़ी पे चलते हो जाए, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है इट प्रमोट्स सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर, इट प्रमोट्स सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर। जी हां, ड्राइविंग बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह बनाता है, सेफ रहने के लिए इसको प्रमोट करता है कि ऐसी ड्राइविंग करें जिससे आप भी सुरक्षित रहें और अन्य भी सुरक्षित रहें, और इसी के लिए फोन को यूज किया गया था। और हमको यही संदेश जो है इस बैनिंग से मिलता है, बैन करने से मिलता है मोबाइल फोन को, ठीक है ना। ऑप्शन सी कहता है इट एम्फेसाइज मतलब प्रभाव डाल देना, इंपोर्टेंस ऑफ द एक्सेसिव स्पीडिंग, तो तीव्र गति से गाड़ी चलाने को जो है इसको और प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, दबाव, है ना। इसके अलावा डिस्करेज करना फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना वगैरह, तो ये सब नहीं है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 7 में इसका हम अंतिम पार्ट और डिस्कस करेंगे, और इसी अंतिम पार्ट के साथ ही हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम
लेक्चर नंबर 9 से, माफ कीजिएगा, लेक्चर नंबर 8 से जो है हम यूनिट 3 स्टार्ट कर लेंगे। बहुत जल्दी आपका ये सेशन कंप्लीट, ये जो सीरीज है पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी, कवर हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, चलिए जो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 3rd पार्ट के साथ में। और जो भी नए स्टूडेंट हैं मैं उनको फिर से याद दिला दूं, आप लोगों के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, जिसे आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपको ये सब पेज दिख रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना, नंबर दिए गए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं ये। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लोधाजी क्लासेस, डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो आप। इंस्टाग्राम पर लोधाजी क्लासेस, फेसबुक पर लोधाजी क्लासेस, ट्विटर पर भी लोधाजी क्लासेस, सभी पर एक ही नाम है, सभी पर एक ही नाम है। जहां चाहे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन याद ये जरूर रहे कि आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी को बेहतर बनाना आपका परम लक्ष्य होना चाहिए, प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। तो उन प्राथमिकताओं को बरकरार रखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई चार्जेस नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपकी इतनी एडवोकेटिंग कर रहा हूं, वकालत कर रहा हूं ज्वाइन करने की ग्रुप को, तो कि पीछे मैंने कुछ चार्जेस रखा होगा। नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली अपडेट हमारी क्लासेस की मिलती रहेगी, जिससे आपका कोई भी क्लास, कोई भी सेशन छूटेगा नहीं। सभी सेशनों को आप टाइम टू टाइम देख पाएंगे। उस समय भी टाइम नहीं मिल रहा है, बाद में देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके ग्रुप में आपके पास लिंक सेव है। इसके अलावा नोट्स की लिंक भी आपके पास रहेगी, जब चाहे डाउनलोड करके नोट्स का रिवीजन लगा सकते हैं आप लोग, है ना। और सभी लेक्चरों की लिंक भी एक ही जगह मिल जाती है, बार बार यूट्यूब में आकर के वहां पर प्लेलिस्ट सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे अब तक आप। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।